अब तक आपने सुना कि विक्रमादित्य संजीव को अपने साथ ले जाता है और इधर ईशानी भी संडे के दिन ग्रैंडमा और विराज के साथ वेकेशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर करण और सिया जब घर वापस आते हैं तब उन्हें अपनी गलती का अफसोस होता है और वे ईशानी से माफी मांगते हैं। ईशानी करण और सिया को माफ कर देती है और पूरे सप्ताह विराज के बारे में ही सोचती है। देखते ही देखते दिन कैसे गुजर जाते हैं ईशानी को भी पता नहीं चलता है और संडे के दिन वो विराज के साथ फार्म हाउस की ओर निकल जाती है। ईशानी फार्म हाउस की खूबसूरती देखकर शॉक्ड थी। वो विराज से पूछती है कि उसने ये फार्म हाउस किसके लिए खरीदा था। अब आगे। ईशानी के सवाल पर विराज गहरी सोच में डूब गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ईशानी, सच कहूँ तो मुझे याद नहीं है कि ये फार्म हाउस मैंने कब और किसके लिए खरीदा था। विराज की बात सुनकर ईशानी मुंह बनाती हुई बोली, विराज जी, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन ये तो मत कहिए कि आपको याद ही नहीं कि आपने इतना शानदार फार्म हाउस किसके लिए खरीदा था। ईशानी की बात सुनकर विराज तुरंत समझ गया कि ईशानी उससे ये सवाल इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि ईशानी को लग रहा था कि उसने ये फार्म हाउस अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा है। विराज ईशानी के इस कंफ्यूजन को दूर करने ही वाला था कि तभी वहाँ अवनी आ गई और ईशानी को खींचकर वहाँ से ले जाने लगी। मम्मा चलो ना, हम आइस पाइस खेलेंगे। आरव विराज को फार्म हाउस के अंदर ले जाना चाहता था। उसने विराज को खींचते हुए कहा, विराज अंकल, आप भी चलिए, इस बड़े से घर में आइस पाइस खेलेंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा। आरव को अपने सामने देख विराज मुस्कुरा उठा। वो भी आरव के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ईशानी की बातें गूंज रही थी। उसने आरव को देखते हुए धीरे से कहा, आरव बेटा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विराज की बात पर आरव और अवनी बस ईशानी को लेकर वहाँ से चले गए, जबकि इधर विराज अपने इस आलीशान फार्म हाउस को देखते हुए खुद में बुदबुदा कर बोला, मुझे याद नहीं कि मैंने इस फार्म हाउस को कब खरीदा था। मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने ये किसके लिए खरीदा। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। विराज आज अपने ही सवालों में खुद को घिरा हुआ पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है। वो अंदर ही अंदर खुद में सोचे जा रहा था। फिर अचानक न जाने उसे क्या सूझी कि वो तुरंत ही तेज कदमों से फार्म हाउस की ओर जाने लगा। दरअसल विराज अपने सवालों का जवाब पाना चाहता था। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर इतनी बड़ी बात उसके दिमाग से कैसे निकल सकती है। विराज अपने सवालों का जवाब पाने के लिए सीधे फार्म हाउस के रजिस्ट्रार रूम में गया। उसने देखा कि वहाँ उसकी कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे कागज रखे हुए थे। उसने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, ये सब तो मेरी ही फाइल्स है, पर मुझे ये याद ही नहीं कि आखिर इन फाइल्स को मैं यहाँ लेकर कब आया। नियति विराज के साथ एक ऐसा खेल खेल रही थी जिसमें विराज खुद को अजीब तरीके से फंसा हुआ पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके अतीत की बहुत सारी चीजें उसे याद क्यों नहीं है। वो तेजी से फाइल्स पलटता जा रहा था और तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसी फाइल पर पड़ी जिसे देखकर वो अचानक शांत हो गया। विराज ने देखा कि वो फाइल फार्म हाउस के लीगल पेपर्स की थी। विराज उस फाइल को गौर से देख रहा था। फिर जब उसने उस फाइल को खोला तो उसने जो देखा वो देखकर उसके हाथ कांपने लगे। अचानक से विराज का चेहरा भी पसीने से भर गया और उसने कांपते होठों से खुद में बुदबुदा कर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। विराज ने अपने फार्म हाउस में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, जबकि दूसरी ओर ईशानी अवनी और आरव के साथ आइस पाइस खेल रही थी। तभी अचानक अवनी के जोर की चिल्लाहट सुनकर ईशानी चौंक गई।
दरअसल अवनी कहीं छिपी हुई थी, पर वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मा, मम्मा जल्दी यहाँ आइए। अवनी की चिल्लाहट सुन ईशानी दौड़ती हुई उसके पास गई। वहां जाते ही उसने देखा कि अवनी अपने हाथों में धूल से सनी हुई एक तस्वीर लिए खड़ी है और खुद अवनी भी धूल से पूरी तरह से नहाई हुई थी। ईशानी तुरंत ही घबराई हुई आवाज में बोली, अवनी बेटा, ये तुमने क्या किया और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ईशानी अभी भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर अवनी इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। वो गौर से अवनी को देखे जा रही थी। तभी अवनी ने अपने हाथ में मौजूद वो तस्वीर ईशानी की ओर कर दिया। ईशानी शुरू में तो समझ नहीं पाई कि आखिर उस तस्वीर में क्या है, लेकिन जब उसने गौर से उस तस्वीर को देखा तो वो शॉक्ड रह गई। अवनी के हाथ में मौजूद तस्वीर में किसी और की नहीं बल्कि ईशानी की तस्वीर थी और इसके साथ ही उस तस्वीर में एक और शख्स था और वो कोई और नहीं बल्कि विराज था। ईशानी तस्वीर को देखकर जहां की तहां खड़ी हो गई थी। तभी अवनी प्यार भरी आवाज में बोली, मम्मा, आप और विराज अंकल इस तस्वीर में एक साथ क्यों हैं? और ये यहाँ कब आई? हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। ईशानी के कानों में अवनी के ये सवाल गूंजने लगे थे। वो बस तस्वीर में अपनी सिंदूर से भरी हुई मांग और विराज के हाथों को अपने कंधे पर देख रही थी। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो विराज के साथ इस तरह से कैसे रह सकती है, जैसे कि वो उसकी वाइफ हो। ईशानी बस गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तभी उसने विराज को दौड़कर अपनी ओर आते हुए देखा। ईशानी ने विराज के हाथ में कुछ पेपर्स भी देखे और वो तेजी से भागता हुआ एकदम उसके पास ही आकर रुका। ईशानी देख रही थी कि विराज पसीने में भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। इधर विराज भी जोर जोर से हांफता हुआ बस ईशानी को ही देखे जा रहा था। उसने अवनी के हाथ में मौजूद उस तस्वीर को भी देखा और फिर तुरंत ही ईशानी की ओर उन पेपर्स को बढ़ाते हुए बेचैनी से बोला, ईशानी, तुमने पूछा था कि मैंने ये फार्म हाउस किसके लिए खरीदा था? तो सुनो, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। ईशानी हैरानी से चौंकती हुई बोली, मेरे लिए? विराज ने पेपर्स ईशानी के हाथों में रख दिया और हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ ईशानी, देखो ये पेपर्स देखो, इसमें तुम्हारा नाम है ईशानी और इन पर तुम्हारा सिग्नेचर भी है। ईशानी को ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। उसने अपने दांतों से अपने होठों को कस कर दबा दिया, लेकिन वो सपना नहीं हकीकत था। वो उन पेपर्स को देख रही थी। तभी विराज ने अपने हाथ में मौजूद दूसरे पेपर को ईशानी की ओर बढ़ा दिया और शांत आवाज में बोला, और ईशानी, ये देखो, ये हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट है। विराज इतना ही बोलकर चुप हो गया। उसके बाद ईशानी ने जब उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखा तो वो डर से कांप गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है वो सच है। ये केवल हैरान कर देने वाला ही नहीं बल्कि डरा देने वाला वाकया था। ईशानी विराज को देखती हुई अजीब आवाज में बोली, विराज, ये नहीं हो सकता। आप मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते। विराज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ईशानी को देखता रहा और फिर पता नहीं अचानक उसे क्या सूझा। विराज सीधे ईशानी के गले लग गया। विराज के यूं अचानक गले लगने से ईशानी बुरी तरह से चौंक गई। वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो विराज को खुद से कैसे दूर करे। तभी अचानक ईशानी को ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसके पूरे बदन में करंट दौड़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने बस विराज और अपनी तस्वीरें घूमने लगी। उसे अपना सिर घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखें अपने आप बंद भी होने लगी थी।
ईशानी को गले से लगाने के बाद विराज के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसे भी अपने पूरे शरीर में कपकपाहट महसूस हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो सब वो खुद नहीं बल्कि कोई और ही उससे करवा रहा है। ईशानी की तरह विराज की भी आंखें अपने आप बंद हो गई और अचानक उसके दिमाग में ईशानी के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आने लगे। ईशानी भी कांपती हुई बार बार विराज का नाम पुकारे जा रही थी। इधर अवनी अभी भी वहीं मौजूद थी और जब उस छोटी सी बच्ची ने ये सब कुछ देखा तब वो डर से कांपने लगी। वो तुरंत ही चिल्लाती हुई बाहर की ओर भागी, बुआ जी, बुआ जी। अब उस बड़े से हॉल में सिर्फ ईशानी और विराज ही थे। तभी अचानक हॉल के कोने में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी और देखते ही देखते वहां सम्राट के साथ साथ सप्त परमात्मा भी प्रकट हो गए। सम्राट गौर से विराज और ईशानी को एक दूसरे से गले मिलते हुए देख रहा था। तभी वहां परमात्मा की दिव्य आवाज गूंजी, सम्राट, लगता है अब तुम्हारे सालों का इंतजार खत्म हुआ। शायद अब तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। सम्राट ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, ये सब तो बस आपकी माया है प्रभु। सम्राट की बात पर सप्त परमात्मा ने फिर से दिव्य आवाज में कहा, सम्राट, यही जीवन का मूल सार है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता। सम्राट ने धीमे स्वर में जवाब दिया, प्रभु, विराज और ईशानी को देखकर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए पर सच्चे प्रेम करने वाले आखिर मिल ही जाते हैं। सम्राट प्यार से विराज और ईशानी को देख रहा था, जबकि विराज और ईशानी के दिमाग में अपनी यादों की सभी चीजें किसी पिक्चर की रील की तरह चल रही थी। और तभी अचानक वे दोनों चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। इधर ग्रैंड माँ, अनामिका और एपी सभी झील किनारे कुक कर रहे थे। तभी अवनी को दौड़कर अपनी ओर आते हुए देख वे सभी चौंक गए। अवनी डर से चिल्लाती हुई बोली, बुआ, बुआ, मम्मा, मम्मा को कुछ हो रहा है। विराज अंकल को भी। अवनी की घबराहट भरी आवाज सुन वे तीनों समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वे तीनों तेजी से दौड़ते हुए फार्म हाउस की तरफ भागे और वहां पहुंचते ही जब उन लोगों ने विराज और ईशानी को बेहोश देखा तब उन तीनों की सांसें एकदम थम सी गई। एपी जमीन पर बिखरे हुए फार्म हाउस मैरिज सर्टिफिकेट और ईशानी विराज की तस्वीर को देख डर से भर गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ओह गॉड, ये क्या हो गया। ग्रैंड माँ और अनामिका भी ये सोचकर डर से घबराने लगे कि कहीं विराज और ईशानी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वे दोनों डरते हुए विराज और ईशानी को देख रहे थे, जबकि अवनी और आरिफ दोनों बच्चे ईशानी को झिझोर कर उठाने की कोशिश करने लगे। मम्मा, मम्मा उठिए, उठिए मम्मा। मम्मा, आपने अवनी को ढूंढ लिया था पर आपने मुझे नहीं ढूंढा था। उठिए मम्मा, प्लीज उठिए। एपी भी विराज को उठाने की कोशिश कर रहा था और तभी उसने ध्यान दिया कि विराज धीरे धीरे ईशानी के नाम को बुदबुदा रहा है। एपी चौंकते हुए विराज को देखे जा रहा था और तभी विराज एक झटके में ही हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा। विराज होश में आते ही बेचैनी से ईशानी को देखने लगा था। ये देख उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए कि ईशानी अभी भी बेहोशी में पड़ी है, जबकि वहीं हॉल में मौजूद सम्राट की आत्मा भी ये सब कुछ देख रही थी। सम्राट आहिस्ते से हवा में तैरता हुआ आगे आया और ईशानी के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, राजकुमारी जी, उठ जाइए, आपका विराज आपको बुला रहा है। सम्राट ने इतना ही कहा था कि तभी ईशानी विराज का नाम चिल्लाती हुई हड़बड़ा कर उठ गई। विराज! ईशानी की सांसें तेज थी और वो बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही थी।
उसने जैसे ही विराज को अपने सामने देखा वैसे ही एक झटके में वो उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, विराज, आप प्रॉमिस कीजिए कि अब आप मुझे कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। विराज ने भी रोते हुए जवाब दिया, आई प्रॉमिस ईशानी, आई प्रॉमिस। मैं अब तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। अवनी और आरव भी ईशानी को इस तरह से विराज से गले लगते देख हैरान थे। तभी ग्रैंड माँ ने उन दोनों को सच्चाई बताई। बच्चों, विराज तुम्हारे अंकल नहीं बल्कि तुम्हारे डैडी है। ग्रैंड माँ की बात सुन दोनों बच्चों ने एक बार ग्रैंड माँ को देखा और फिर वे दोनों दौड़कर विराज और ईशानी के गले लग गए। मम्मा, विराज अंकल हमारे डैडी है। ईशानी रोते हुए बोली, हाँ बच्चों, यही है तुम्हारे डैडी। इतने समय से अवनी और आरव जो शब्द बोलने को तरस रहे थे, वो शब्द वो बोलते बोलते थक ही नहीं रहे थे। पूरे फार्म हाउस में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, पापा, पापा, पापा। एपी और ग्रैंड माँ दोनों के चेहरों पे खुशी का सैलाब उमड़ गया। उन दोनों ने विराज को होश आने के बाद उसके चेहरे पर ऐसी खुशी देखी ही नहीं थी। एक माँ का दिल फिर से अपने बेटे को ऐसे खुश होते देख गदगद हो उठा था। विराज और ईशानी की आंखों में खुशी के आंसू मोती बनकर चमक रहे थे। उन दोनों ने जी भर के एक दूसरे को देखा और फिर ऐसे कसकर गले लग गए कि मानो अब उन्होंने तय कर लिया था कि अब दुनिया की कोई ताकत चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। वहीं हवा में तैर रही सम्राट की आत्मा भी ये सब कुछ देख धीरे धीरे मुक्ति में विलीन होने लगी। उन्होंने आखिरी बार विराज और ईशानी को देखा और प्यार भरे स्वर में कहा, धन्यवाद ईशानी, धन्यवाद विराज। तुम दोनों का ये प्यार आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे और फिर उनकी आत्मा इस संसार में प्रेम की असली ताकत की गवाही देते हुए हमेशा हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को और पॉकेट एफएम को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जाने से पहले मैं पॉकेट एफएम के एक नए शो के बारे में मैं आपको बताना भी चाहती हूँ, जिसका नाम है आई लव यू मॉन्स्टर। ये कहानी है एक यंग अनोखे कपल कबीर और जिया की, जहाँ एक और कबीर बहुत ही टैलेंटेड, गुस्सैल और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो वहीं दूसरी तरफ जिया अपने भाई को बचाने के लिए जिंदगी का आखिरी दांव खेल रही है, क्योंकि एक साधारण लड़की होने की वजह से उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपने भाई की हॉस्पिटल फीस अफोर्ड कर सके। इस मजबूरी के चलते जिया को जब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर आता है, जिसके बदले उसके भाई को बेस्ट इलाज मिल सकता है, तो वो ना आव देखती है ना ताव और मान जाती है शादी के लिए। लेकिन उसको तब शौक लगता है जब शादी के मंडप पर दूल्हे की जगह होता है एक मास्क। आखिर क्यों मंडप पर खुद ना आकर कबीर भेजता है उसे एक मास्क? क्या इस नकाबपोश कबीर के पत्थर दिल में प्यार के फूल जगा पाएगी जिया की सादगी? कैसे निभाएगी पत्नी होने का वो रिश्ता? कबीर के नकाब के पीछे छिपे हैं कई राज, और वैसे ही जिया का पीछा कर रहा होता है उसका पास्ट। लेकिन एक दूसरे के इन बातों से दोनों हैं अनजान। ऐसे में क्या जिया अपने मास्क्ड हस्बैंड के अंदर रोमांस के अनेकों तरीके सिखा पाएगी, या जिंदगी का आखिरी दाव भी हार जाएगी? जानने के लिए सुनिए आई लव यू मॉन्स्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।